जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम ओबीजी के अंदर रिव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूरा अपन ने डिटेल डिस्कशन कर दिया है, वहां से आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आज सिर्फ अपन ये जो पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू को कवर करने के लिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग जब एमसीक्यू करो तो एमसीक्यू क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर? दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें उसको अपन बोलते हैं सेकंड पार्ट को, दैट इज नोन एज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नेक्स्ट वन इज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन किस चीज का डिस्कशन करते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओवरी। और ओवरी आपको किस में प्रेजेंट देखने को मिलती है? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब ओवरी की अगर बात करें तो टोटल दो आपको देखने को मिलेगी। अगर लेंथ, विथ और थिकनेस की बात करें तो 4x2x1 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ, विथ एंड थिकनेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के अगर पार्ट्स के अगर डिस्कशन करें तो बाहर की तरफ जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो बाहर की तरफ होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं ओवरियन कोर्टेक्स के नाम से, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और अंदर की तरफ जो पार्ट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं ओवरियन मेडुला के नाम से। ओवरियन कोर्टेक्स एंड ओवरियन मेडुला। कोर्टेक्स की अगर बात करें तो फोलिकल्स का डेवलपमेंट जो होता है, बोले तो फोलिकुलर डेवलपमेंट जो है, फोलिकुलोजेनेसिस की बात करें, वो कहां पर चलता है? वो ओवरियन कोर्टेक्स में चलता है। तो फोलिकुलोजेनेसिस की अगर अपन बात करेंगे तो ओवरियन कोर्टेक्स के अंदर चलता है। बाकी अगर अपन ओवरी की अगर बात करें, शेप की अगर अपन बात करें तो कैसी शेप आप लोगों को देखने को मिलती है? एलमंड शेप आप लोगों को ओवरी की शेप देखने को मिलती है। तो कैसी शेप हो गई? ओवरी की एलमंड शेप आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो कोर्टेक्स आप लोगों को देखने को मिले, जैसे ओवरी का अगर एक डायग्राम अपन बनाए तो ये ऐसा ऐसा आप लोगों को डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है कोर्टेक्स, इस कोर्टेक्स के अगर बाहर की तरफ अगर चले तो बाहर की तरफ आप लोगों को व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर आपको देखने को मिलता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। किस नाम से जानते हैं उसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से अपन जानते हैं। बाकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भी बाहर की तरफ अगर अपन बात करें ओवरी में क्या चीज आपको देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कवर कर सकते हैं। बाकी ओवरी की अगर अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखना ओवरी इज ए मिक्स ग्लैंड। ओवरी क्या होती है? मिक्स ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलती है। ओवरी इज ए मिक्स ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ओवरी का एक फंक्शन होता है दैट इज नोन एज गैमेटोजेनिक फंक्शन। क्या होता है? गैमेटोजेनिक फंक्शन। गैमेटोजेनिक फंक्शन, गैमेटोजेनिक फंक्शन का मतलब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे ओवम जो है, ओवम ओवरी के ओवरियन कोर्टेक्स वाले भाग से निकलते हैं और वो किसके अंदर डाल दिए जाते हैं? वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिए जाते हैं, ओवम, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें एक फंक्शन जो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ओवरी का, दैट इज नोन एज एंडोक्राइनल फंक्शन। और एंडोक्राइनल फंक्शन की अगर बात करें तो ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स निकालती है जिसको अपन राइप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राइप के नाम से अपन जानते हैं। न्यूमोनिक अपन ने पढ़ा था, राइप। अच्छा, राइप, राइप का मतलब, आर का मतलब रिलैक्सिन हार्मोन। आर का मतलब रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन है। इसकी अगर अपन बात करें, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। बाकी आई का मतलब होता है इनहिबिन। आई का मतलब इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। बाकी पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन और ई का मतलब एस्ट्रोजन। पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन, ई का मतलब एस्ट्रोजन। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ये ओवरी के बारे में कुछ पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस करें। बाकी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को दो अलग अलग पार्ट के अंदर अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं वल्वा। वल्वा बोल दो, या फिर इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वल्वा बोल दो या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल दो, या फिर एक नाम से और इसको जाना जाता है दैट इज आल्सो नोन एज प्यूडेंडम। प्यूडेंडम। जो बाहर आपको विजिबल पार्ट देखने को मिले, बाहर आपको विजिबल पार्ट आप लोगों को देखने को मिले, उसी को वल्वा, एक्सटर्नल जेनाइटल या प्यूडेंडम के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना।
बाकी अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल जेनाइटेलिया। दैट इज नोन एज इंटरनल जेनाइटेलिया, जो अंदर की तरफ जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अंदर की तरफ जो डक्ट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको अपन इंटरनल जेनाइटेलिया के नाम से जानेंगे। और इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं वेजाइना। क्या वेजाइना इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या चीजें वेजाइना की अगर बात करें तो इसके बाद यूट्रस, क्योंकि बाहर सबसे बाहर की तरफ जो ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है वो वेजाइनल कैनाल की ओपनिंग होती है, वेजाइनल इंट्रोइटस के माध्यम से, है ना। और ये जो आपको देखने को मिलता है ये यूट्रस हो गया। फिर अगर अपन चले फेलोपियन ट्यूब, फिर अगर अपन चले तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को अपन ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं और फेलोपियन ट्यूब को अपन यूट्राइन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। तो यूट्राइन ट्यूब, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा या प्यूटेंडम की बात करें तो जो बाहर से आप लोगों को दिखाई दे जाए वो सारी चीज अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें मोन्स प्यूबिस, क्या मोन्स प्यूबिस, अदर नेम फॉर मोन्स प्यूबिस इज मोन्स वेनेरिस, ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद क्लाइटोरिस, नेक्स्ट इसके बाद बात करें क्लाइटोरिस। नेक्स्ट जो अंदर की तरफ जो ट्रेंगुलर स्पेस आप लोगों को देखने को मिलता है लेबिया माइनोरा के अंदर की तरफ, अगर उसकी बात करें उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं वेस्टिब्यूल के नाम से। किस नाम से? वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। और वहां पर वेस्टिब्यूल की अगर अपन बात ही कर रहे हैं तो वेस्टिब्यूल बल्ब की भी अपन बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? वेस्टिब्यूल बल्ब की भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। और वेस्टिब्यूल के अंदर जो ओपनिंग्स आप लोगों को देखने को मिल रही है जैसे ग्लैंड्स जो होंगी उनकी भी अगर बात करेंगे वल्वा के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट फॉर एग्जांपल बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर और कौन सी ग्लैंड्स अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज स्किनीज ग्लैंड, these are also known as skinny's gland and these are homologous to prostate glands in males, males के prostate glands के homologous आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें कवर कर सकते हैं। मोन्स प्यूबिस जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को हेयर्स देखने को मिलते हैं और हेयर्स का जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज एस्कर्चियन। कैसा हेयर पैटर्न आपको देखने को मिलता है? दैट इज एस्कर्चियन हेयर पैटर्न आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इरेक्टाइल ये क्लाइटोरिस की बात करें तो यहाँ पर दिस इज स्मॉल सिलेंड्रिकल मासेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक बात है। इंटरनल जेनाइटेलिया की अपन ने एक बार बात कर ही दी है। एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं एक बार। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है सबसे बाहर की तरफ ये वेजाइना, फिर ये जो आप लोगों को देखने को मिला दैट इज नोन एज सर्विक्स, दैट इज नोन एज सर्विक्स। ये आप लोगों को इधर सर्विक्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोगों को डोम शेप जो पार्ट देखने को मिल रहा है इसको अपन एम्पुला के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं इसको, एम्पुला के नाम से अपन जानते हैं कि डोम शेप पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, एम्पुला। और ये जो अपन जो बना रहे हैं दैट इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब। इधर दोनों तरफ आप लोगों को फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलती है ना। तो फेलोपियन ट्यूब की अपन बात कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिलती है। ये जो आपको अटैचमेंट में देखने को मिलती है दैट इज ओवरी, दैट इज ओवरी। क्लियर बात है क्या इतनी? ये ओवरी आपको देखने को मिलती है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ये अपन एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं अपन इसको, ठीक है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ये सबसे बाहर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसकी अगर अपन बात करें इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं वेजाइना। किस नाम से जानते हैं? वेजाइना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वेजाइना की जो ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है वो वल्वा के अंदर देखने को मिलती है। वो किसके माध्यम से देखने को मिलती है? जो ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं वेजाइनल इंट्रोइटस। किस नाम से जानते हैं? वेजाइनल इंट्रोइटस के नाम से जानते हैं। ये वेजाइनल इंट्रोइटिस बोल दो या वेजाइनल ओरिफिस बोल दो, क्या बोल दो? ओरिफिस बोल दो, ठीक है। ये वल्वा के अंदर ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। तो वेजाइना की अपन बात कर सकते हैं। अच्छा, वेजाइना की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना वेजाइना में जो टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें वेजाइना के अंदर तो ध्यान रखना, एक तो वेजाइना की अगर वॉल की बात करें, एक तो होती है एंटीरियर वॉल, एक अगर अपन डिस्कस करें एक होती है पोस्टीरियर वॉल, एक तो एंटीरियर वॉल एक पोस्टीरियर वॉल, और एक अपन डिस्कस करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल्स, दो लेटरल वॉल आपको देखने को मिलती है। एंटीरियर वॉल की लेंथ की अगर अपन बात करें तो 7 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है, पोस्टीरियर वॉल की लेंथ की बात करें तो 9 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कवर कर सकते हैं। बाकी वेजाइना के अगर पीएच की बात करें, वेजाइना के पीएच की अगर अपन बात करें, वेजाइना के पीएच, पीएच भी अपन पढ़ लेते हैं, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच की अगर अपन बात करें तो पीएच अलग अलग तरीके से, पहला पीएच रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब प्यूबर्टी से मीनोपोज तक जो आप लोगों को देखने को मिलता है, वो कितना देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 3.5 टू 4.5, लगभग 4 के अराउंड 3.5 टू 4.5, ठीक है। बाकी अगर अपन डिस्कस करें बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी की अगर अपन बात करें, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मीनोपोज, एंड आफ्टर मीनोपोज, आफ्टर मीनोपोज, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मीनोपोज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे जो पीएच होगा वो एल्कलाइन की तरफ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 6 to 8, लगभग इतना आपको देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो वेजाइना की पीएच आप लोगों को देखने को मिलती है थोड़ी एसिडिक आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 3.5। और ये एसिडिक पीएच जो होती है ये वेजाइना के अंदर जो वेजिनोसिस की कंडीशन है या जो इन्फेक्शन की कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो एसिडिक पीएच ध्यान रखना, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो पीएच होती है वेजाइना की, बोले तो ब्लीडिंग फेज के टाइम पर जो पीएच होती है वो किधर शिफ्ट हो जाती है, वो एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए संभावनाएं जो होती है वो इन्फेक्शन की बढ़ जाती है, किस टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। लेकिन ये वेजाइना की पीएच जो है ये एसिडिक, जैसे प्रेगनेंसी में कैसी पीएच हुई, ये एसिडिक की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इन्फेक्शन की संभावना प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये एसिडिक पीएच जो आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है, एसिडिक पीएच की अगर अपन बात करें तो ये क्यों आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें ध्यान रखना, ये एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस में देखने को मिलती है, एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस, एस्ट्रोजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है एस्ट्रोजन। इसके कारण क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो वेजाइना है इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया जिसको अपन बोलते हैं डोडरलिन्स बेसिलाई, क्या चीज, डोडरलिन्स बेसिलाई, डोडरलिन्स बेसिलाई की एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। और ये अगर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलता है तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड अगर बन रहा है तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एसिडिक पीएच आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, क्लियर बात है क्या इतनी, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें ध्यान रखना, इरेक्ट पोस्चर की अगर बात करें, फीमेल में इरेक्ट पोस्चर की बात करें तो अगर इरेक्ट पोस्चर के अंदर तो वेजाइना जो है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाती है, कितने डिग्री, 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इरेक्ट अगर इरेक्ट पोस्चर की बात करें और वेजाइना और हॉरिजॉन्टल की अपन बात करें तो उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज 45 डिग्री एंगल, ये ध्यान रखना। बाकी ये शब्द कुछ आए हैं आप लोगों को, प्यूबर्टी की अपन ने बात करी है, मीनोपोज की अपन ने बात करी है। तो सबसे पहले प्यूबर्टी की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्यूबर्टी की अपन बात कर लेते हैं, प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी की अगर अपन बात करें प्यूबर्टी, तो इसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें, पॉइंट समझना, जो प्यूबर्टी की जो नॉर्मल एज जो कंसिडर करते हैं वो अपन कंसिडर करते हैं दैट इज अराउंड 13 to 15 ईयर्स, कितनी कंसिडर करते हैं, 13 से 15 साल अपन इतनी कंसिडर करते हैं प्यूबर्टी एज, ठीक है। बाकी प्यूबर्टी की अगर अपन बात करें, प्यूबर्टी में सबसे पहले जो साइन आप लोगों को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज थिलार्चे, क्या देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज थिलार्चे, थिलार्चे आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बडिंग निपल्स, क्या, बडिंग निपल्स या बडिंग ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये बडिंग निपल्स ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज प्यूबार्चे, दैट इज नोन एज प्यूबार्चे। और प्यूबार्चे की अगर अपन बात करें, इसमें प्यूबार्चे में क्या देखने को मिलता है, प्यूबार्चे में देखने को मिलता है दैट इज प्यूबिक जो रीजन होता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ। तो प्यूबिक रीजन में क्या देखने को मिलेगा भाई, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसको प्यूबिक हेयर ग्रोथ के नाम से जानते हैं। और थर्ड की अगर अपन बात करें, थर्ड दैट इज नोन एज मिनार्ची,
दैट इज नोन एज मीनार्ची, मीनार्ची। और मीनार्ची का मतलब दैट इज नोन एज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ध्यान रखना प्यूबर्टी में आप लोगों को सबसे पहले पूछेगा कि प्यूबर्टी के अंदर सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज थिलार्ची। लगभग लगभग कितनी साल में, 13 साल के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। और मीनार्ची जो है इसके अंदर प्यूबर्टी में 3rd नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और प्यूबार्ची की अपन ने बात कर दी, प्यूबिक हेयर ग्रोथ। एक्जिला के अंदर हेयर ग्रोथ जो आपको देखने को मिलती है उसको एडिनार्ची के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, एडिनार्ची के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर गर्ल चाइल्ड की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, गर्ल चाइल्ड की अगर बात करें, गर्ल चाइल्ड की, उस गर्ल चाइल्ड के अंदर अगर प्यूबर्टी जो है, क्या प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की अगर अपन बात करें वो कितने से कम के अंदर हो गई, लेस देन 8 ईयर्स, लेस देन 8 ईयर्स अगर हो गई तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन प्रीकोशियस, किस नाम से, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और अगर अपन बात करें, अगर बॉय की अपन बात करें, बॉय के अंदर प्यूबर्टी जो है वो लेस देन 9 ईयर से अगर कम में आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसको भी उसको अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते थे। प्रीकोशियस प्यूबर्टी को भी एक बार क्या करना, हाईलाइट करना, ये समझना। और जो मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होते हैं तो दैट इज नोन एज मीनार्ची। एक शब्द और लिख रखा है, दैट इज नोन एज मिनोपोज, दैट इज नोन एज मिनोपोज। मिनोपोज की अगर अपन बात करें, दैट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो परमानेंट स्टॉपेज आपको देखने को मिले मेंस्ट्रुएशन को, उसको मिनोपोज के नाम से जानते हैं। और कब देखने को मिलेगा, लगभग लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज 45 to 50 ईयर्स। कब देखने को मिलेगा, 45 से 50 साल की जो महिला आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और महिला अगर 45 साल से ज्यादा की हो गई और उसमें 1 साल तक कंटिन्यूअसली, 1 साल तक कंटिन्यूअसली क्या देखने को मिले, मेंस्ट्रुएशन देखने को ना मिले, तो फिर उसको अपन मेनोपॉज कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ये वेजाइना के बारे में क्या कर लिया है अपन ने, पॉइंट डिस्कस कर लिया है। और ये अपन ने प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पर क्या करें, डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, ये यूट्रस जो अपन पढ़ते हैं, अंदर की तरफ पढ़ते हैं यूट्रस, यूट्रस का जो लास्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं सर्विक्स के नाम से। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको अपन सर्विक्स के नाम से जानते हो। सर्विक्स की लेंथ जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है, 2.5 सेंटीमीटर आप लोगों को इसकी लेंथ देखने को मिलती है। बाकी ये यूट्रस में ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है, बीच में जो पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको अपन बॉडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बॉडी, बॉडी बोल दो, या फिर इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको कॉर्पस के नाम से जानते हैं। बाकी ये जो डोम शेप का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज नोन एज फंडस, फंडस। और ये फंडस कहाँ से किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये फंडस आप लोगों को जो प्रेजेंट देखने को मिलता है ये फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है यूट्राइन कैविटी में, उसके ऊपर की तरफ जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो डोम शेप का पार्ट होता है, उसको अपन यूट्रस का फंडस नाम से अपन जानते हैं। बाकी इधर जो कैविटी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है कैविटी, उसको अपन यूट्राइन कैविटी के नाम से जानते हैं। कौन सी कैविटी हो गई, यूट्राइन कैविटी के नाम से अपन जानते हैं। तो यूट्राइन कैविटी के अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर अपन बात करें 10 साल से कम की अगर कोई गर्ल चाइल्ड देखने को मिल रही है, लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स की अगर अपन डिस्कस करें गर्ल चाइल्ड आपको देखने को मिल रही है, उसके अंदर अपन कॉर्पस, कॉर्पस और सर्विक्स का अगर रेशियो अपन ले, कॉर्पस और सर्विक्स, कॉर्पस इसका और सर्विक्स का अगर रेशियो अपन ले तो कितना आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 2/1, 2:1, 2:1 आपको देखने को मिलता है। क्योंकि कॉर्पस की लेंथ अपन कंसीडर करते हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर और सर्विक्स की लेंथ कंसीडर करते हैं दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जब रेशियो करोगे तो 2:1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी सर्विक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्विक्स की अगर अपन बात करें यहाँ पर आपको सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या सिक्रीशन देखने को मिलता है, सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलता है। और रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो उसमें 20 to 60 ml पर डे, 20 से 60 ml कब, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर इतना सर्वाइकल म्यूकस प्रतिदिन क्या होता है, सिक्रीट होता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए जो सर्वाइकल रीजन है यहाँ से ही अपन सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, उसको अपन पेप्स स्मीयर के नाम से जानते हैं। तो पेप्स स्मीयर के लिए सर्वाइकल वाला रीजन है, यहीं से अपन क्या करते हैं, सैंपल कनेक्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें इधर और पॉइंट की अगर बात करें सर्विक्स में, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर अपन एक टेस्ट करते हैं,
इसमें एक अपन टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट जो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो उस टेस्ट को अपन बोलते हैं फन टेस्ट। किस नाम से जानते हैं? फन टेस्ट। और फन टेस्ट की अगर अपन बात करें, फन टेस्ट किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? फन टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? फन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। फन टेस्ट के अंदर जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको अपन बाहर निकालते हैं, और इसको अपन लैब के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर जांच अपन करते हैं सर्वाइकल म्यूकस की इलास्टिसिटी कितनी है और विस्कोसिटी कितनी है, उसको अपन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी अगर अपन बात करें उसमें अपन फन टेस्ट अपन करते हैं, तो ओव्यूलेशन को पता लग जाता है। ठीक है, और अगर अपन इसकी अगर अपन बात करें, इसमें क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? इसके अंदर अगर ओव्यूलेशन अगर हुआ है तो उसमें क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज स्पिन बर्केट। इसको अपन स्किन बर्केट टेस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। दैट इज नोन एज स्किन बर्केट टेस्ट, स्पिन बर्केट टेस्ट। तो ओव्यूलेशन अगर हुआ है तो यहाँ पर इस स्पिन बर्केट टेस्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर अपन बोलें तो सर्वाइकल म्यूकस जो है इलास्टिक एंड विस्कस आप लोगों को देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज स्किन बर्केट टेस्ट। तो ओव्यूलेशन के बाद अगर कर रहे हैं तो ये चीज अपन क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ठीक बात है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या भाई? ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे? इसके अंदर ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर कुछ फोर्निक्स भी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है वेजाइना की अगर अपन बात करें। और जैसे फोर्निक्स आप लोगों मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। फोर्निक्स की अगर अपन बात करें तो एक साइन आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज ओसिएंडर साइन। दैट इज नोन एज ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन की अगर अपन बात करें तो ओसिएंडर साइन की अगर बात करें, इसमें क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है? इसमें देखने को मिलता है पल्सेशन। क्या देखने को मिलता है? पल्सेशन। पल्सेशन ऑफ लेटरल फोर्निक्सेस। लेटरल फोर्निक्स। लेटरल फोर्निक्स, लेटरल फोर्निक्स जो आपको देखने को मिलते हैं उनका पल्सेशन देखने को मिले, प्रेगनेंसी के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है, उसको अपन ओसिएंडर साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओसिएंडर साइन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी वेजाइना का अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले, वेजाइना की अगर बात करें वहां पर साइनोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले प्रेगनेंसी के अंदर, ये चीज भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको अपन चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ये अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे। ये अपन वेजाइना के अंदर जो फोर्निक्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें इसके अंदर, तो यूट्रस के ऊपर चले गए। तो यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस को अपन किस नाम से जानते हैं? यूट्रस को अपन वूम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो यूट्रस की अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? वूम्ब के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये इसकी अपन बात करें, दैट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा बेबी का इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा। ठीक है, और अगर अपन बात करें पूरा जो 9 महीने बच्चा जो रहता है जेस्टेशन के अंदर, वो इसी के अंदर रहता है। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें यूट्रस की, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का ओरिजिन भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यूट्रस की अगर अपन बात करें, और पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस की अगर अपन बात करें तो यूट्रस में क्या पॉइंट ध्यान रखना? जो इसकी लेंथ विथ और थिकनेस आपको देखने को मिलती है। क्या लेंथ विथ थिकनेस ये आप लोगों को जो देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये इतनी आपको देखने को मिलती है। और इंच में अगर बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंच, इतनी इंच में आप लोगों को देखने को मिलती है। लेंथ विथ थिकनेस की अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने ध्यान रख लिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर यूट्रस जो आपको देखने को मिलता है, जो वर्जिन यूट्रस होता है, उसकी कैसी शेप आपको देखने को मिलती है? वो शेप आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज पायरिफॉर्म शेप। कैसी शेप आपको देखने को मिलती है? पायरिफॉर्म शेप आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पायरिफॉर्म शेप अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी यूट्रस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी अगर अपन बात करें, ये क्या रहता है? यूट्रस, ये यूट्रस थोड़ा बेंट रहता है फॉरवर्ड साइड। ये क्या रहता है? थोड़ा बेंट आपको देखने को मिलता है फॉरवर्ड साइड, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलती है स्टेट, जो यूट्रस के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं एंटीवर्जन। किस नाम से जानते हैं इसको? एंटीवर्जन के नाम से जानते हैं। तो यूट्रस जो है वो एंटीवर्जन की स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और साथ के अंदर यूट्रस जो है
वो अगर लीन फॉरवर्ड है, सामने की तरफ फॉरवर्ड आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको एंटी फ्लेक्शन के नाम से अपन जानते हैं। तो यूट्रस जो है वो सामने की तरफ बेंट अगर देखने को मिल रहा है तो दैट इज नोन एज एंटीवर्जन। और अगर यूट्रस की अगर अपन बात करें वो क्या देखने को मिल रहा है, वो लीन फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे, तो उसको अपन एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यूट्रस की अगर अपन बात करें एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन आप लोगों को यूट्रस देखने को मिलता है। एंटीवर्जन की अगर अपन बात करें, ये समझना, ये एंटीवर्जन, ये 90 डिग्री जो आप लोगों को देखो, ये वेजाइना और जो यूट्रस है, वेजाइना और जो यूट्रस आपको देखने को मिलता है, इनके बीच में एंगल बनता है। वेजाइना और यूट्रस के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। और वो कितना एंगल बनता है, वो बनता है 90 डिग्री। कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। उसको अपन एंटीवर्जन के नाम से जानते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, जो सर्विक्स आप लोगों को देखने को मिलता है, सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है, और वो जो है उसको अपन एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हो। कितना आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 120 डिग्री टू 130 डिग्री। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो 120 डिग्री। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, सर्विक्स जो है वो ऐसे, सर्विक्स के साथ में कनेक्शन के अंदर ये यूट्रस आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है। सर्विक्स का जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। सर्विक्स का रोटेशन कैसे होता है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए यूट्रस है वो राइट साइड में रोटेट करता है। तो सर्विक्स का लेफ्ट साइड में रोटेशन होता है, उसको लीवो रोटेशन के नाम से जानते हैं, और यूट्रस राइट साइड में रोटेट होता है, उसको डेक्स्ट्रो रोटेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, सर्विक्स लीवो रोटेशन एंड यूट्रस इज डेक्स्ट्रो रोटेशन। ये कुछ पॉइंट स्पेसिफिक अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मैं एक बार थोड़े से बोर्ड को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो पॉइंट को अपन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते हैं। अब जो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो भाई, फेलोपियन ट्यूब, बाकी मैंने पूरा आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया है, वहां से आप लेक्चर को ले सकते हो। ये सिर्फ एक रिव्यू क्लास है, ठीक है, ओबीजी के पर्पज से। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब के ऊपर आ जाओ। फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ आपको देखने को मिलती है वो कितनी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर लेंथ आपको फेलोपियन ट्यूब की देखने को मिलती है। बाकी फेलोपियन ट्यूब में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है वो टिश्यू कैसा होता है, यहाँ पर सीलिएटेड देखने को मिलता है। कैसा, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ सेल्स आप लोगों को 10% के अराउंड कैसी सेल्स आपको देखने को मिलती है, वो नॉन सीलिएटेड सेल्स भी होती है। कैसी सेल्स होती है, नॉन सीलिएटेड सेल्स भी आपको देखने को मिलती है। और जो नॉन सीलिएटेड सेल्स होती है उसको अपन पैग सेल के नाम से जानते हैं। ये पैग सेल के फंक्शन की बात करें तो पैग सेल जो होती है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन करती है। न्यूट्रिटिव फंक्शन, किसको न्यूट्रिटिव फंक्शन करेंगी भाई, ये ओवम जो होगा, जो फर्टिलाइज ओवम जो आपको देखने को मिलेगा, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे उनको अपन पैग सेल के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ पर सीलिया आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, और सीलिया अगर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ ओवम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बाकी अगर फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये क्या होती है, मस्कुलर। ये क्या होती है, मस्कुलर आप लोगों को देखने को मिलती है, और होलो होती है। तो अगर मस्कुलर आप लोगों को देखने को मिल रही है, होलो भी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। और वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ओवम है और ये जो सीलिया, इसके कारण किसका देखने को मिलता है, मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ओवम का। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन फेलोपियन ट्यूब में और पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, जो ओवरी से डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट ही जो होता है जहां से फिम्बरी अटैच आपको देखने को मिलते हैं, किससे, ओवरी से, ठीक है। और वो फिम्बरी की अगर अपन बात करें वो ओव्यूलेशन के टाइम पर जो ओवरियन कोर्टेक्स से जो ओवम रिलीज हो रहा है उसको क्या करती है, कैच करने का काम करती है और फेलोपियन ट्यूब में डालने का काम करती है। और इनफंडिबुलम जो होता है इसकी अगर अपन बात करें तो इनफंडिबुलम की लेंथ की अगर अपन बात करें, लेंथ इसके अंदर जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ देखने को मिलती है, 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर डायमीटर की अगर अपन बात करें तो डायमीटर आपको कितना देखने को मिलता है इसका, दैट डायमीटर इज 6 mm। तो ये जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट जो आपको देखने को मिलता है ये सबसे वाइडेस्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें
तो अपन ध्यान रख सकते हैं एम्पुला। क्या ध्यान रख सकते हैं? एम्पुला। एम्पुला वही जो टेढ़ा मेढ़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है, और एम्पुलाई जो पार्ट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एम्पुलाई जो होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एम्पुला के बारे में पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। टॉर्टुअस पार्ट है, टेढ़ा मेढ़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट इज इस्थमस। थर्ड पॉइंट इज इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस की भी क्या कर सकते हैं अपन, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस्थमस इसके कनेक्शन में देखने को मिलेगा। बाकी एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो क्या बनता है, एक जंक्शन बनता है, उसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के नाम से जानते हैं। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, दैट इज नोन एज, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या रहेगा, वो एम्पुला रहेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ओवम के साथ जो स्पर्म है वो क्या करता है, मेल मुलाकात करता है। और लास्ट के अंदर जो यूट्राइन कैविटी के अंदर ये जिसका जो पार्ट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं इंट्राम्यूरल के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? अपन इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल के नाम से अपन जानते हैं। इंटरस्टिशियल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसकी भी अगर लेंथ की बात करें तो कितनी आपको देखने को मिलती है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है। डायमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी ये जो आप लोगों को इधर ओपनिंग जो देखने को मिलती है, इसको अपन ट्यूबल ओस्टिया के नाम से जानते हैं। किसमें? यूट्राइन कैविटी के अंदर इसकी ओपनिंग देखने को मिलती है, इसको ट्यूबल ओस्टिया के नाम से जानते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है, साइज जो इसकी देखने को मिलती है वो 1 mm होती है। बाकी जो ओवरी आप लोगों को देखने को मिल रही है और ये फेलोपियन ट्यूब आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को जो ओस्टिया प्रेजेंट होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको अपन एब्डोमिनल ओस्टिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एब्डोमिनल ओस्टिया के नाम से जानते हैं। और एब्डोमिनल ओस्टिया की जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसकी अगर बात करें 2 mm आप लोगों को उसका डायमीटर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कवर अप कर सकते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में अपन पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो इनफेंडिबुलम होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इज एम्पुला। ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यूट्रस का जो पेस मेकर कहां पर लोकेटेड होता है? तो यूट्रस का पेस मेकर यहां पर लोकेटेड होता है जहां पर ये ट्यूबल ओस्टिया आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। इसी को अपन कोर्नुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कोर्नुआ के नाम से अपन जानते हैं, कोर्नुआ के नाम से। तो इसी को पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी अपन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कवर अप कर सकते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी ओवरी के बारे में अपन ने कुछ पॉइंट अपन ने कवर कर लिए थे। ठीक बात है क्या इतनी? बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? पक्का क्लियर है? चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। थोड़े मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरी के बारे में अपन ने पॉइंट कवर अप कर ही लिए थे। अब थोड़े मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल फटाफट आ जाओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेते हो थोड़ा सा। मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने कर रखा है। आप वहां से देख सकते हो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही किसी को पढ़नी है। बाकी यहाँ पर अपन एमसीक्यू निकालने की कोशिश अपन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट अपन कर रहे हैं तो इसके अंदर पॉइंट समझते जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर बात करें तो सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिखना। सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स दैट अकर्स इन यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, सर्विक्स और इंक्लूडिंग समटाइम्स ब्रेस्ट भी अपन कंसीडर करते हैं। तो इनके अंदर दो सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन ए रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, इन ए रिप्रोडक्टिव एज नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, उसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो क्या अपन ने लिखा है भाई, क्या पॉइंट अपन ने कवर अप किया है? अगर अपन बात करें तो सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, क्या लिख सकते हैं? सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? इन ओवरीज, इन ओवरीज।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यूट्रस, ओवरीज और यूट्रस को दोनों क्या करना, हाईलाइट करना। बाकी अगर बात करें वेजाइना, वेजाइना की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर सकते हैं, सर्विक्स की बात कर सकते हैं। एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो इंक्लूड ब्रेस्ट चेंजेस। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना है। लेकिन मेनली ओवरीज एंड यूट्रस इनकी अपन बात करेंगे, इंक्लूडिंग वेजाइना एंड सर्विक्स अपन पढ़ सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें किस में देखने को मिलेगा, इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज की मैंने अभी बात करी दी थी। इन रिप्रोडक्टिव एज नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, क्या देखने को मिलेगा, नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो प्रेग्नेंट नहीं है उसकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, वो 28 डेज अपन आइडियली कंसिडर करते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, अगर एबनॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो कब अपन कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो नॉर्मल डेज है वो 21 टू 35 डेज अपन कंसिडर करते हैं। तो एबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो 21 डेज से अगर कम हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटी, 35 डेज से अगर ज्यादा हो जाए तो भी एबनॉर्मलिटी। अगर 21 डेज से कम आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को अपन पॉलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉलीमेनोरिया के नाम से अपन जानते हैं, पॉलीमेनोरिया। बाकी अगर 35 डेज से ज्यादा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को आपको मिलती है तो उसको अपन ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओलिगोमेनोरिया के नाम से अपन जानते हैं। और अगर अपन बात करें, अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलते हैं, क्या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को अपन डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं, डिसमेनोरिया। और अगर मेंसेज अब्सेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट देखने को मिलते हो तो उस कंडीशन को अपन एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग शब्द अपन पढ़ते हैं, अलग अलग टर्म्स अपन पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर अपन जो पढ़ेंगे वो जो पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा थोड़ा डिटेल अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ये अपन टाइम ड्यूरेशन की बात कर दी, डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या अपन फेजेस की अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, किसकी अपन बात करें, फेजेस की। तो फेजेस जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो कितनी फेजेस होती है, टोटल 4 फेजेस होती है। पहली जो फेज आप लोगों को देखने को मिलती है उसकी अगर बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। या इसी फेज को अपन मेंसेज के नाम से जानते हैं, इसी फेज को अपन मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसी फेज को, इसी फेज को अपन मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं, इसी फेज को अपन कैटामेनिया के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम आप लोगों को इसको देखने को मिल रहा है। तो ब्लीडिंग फेज, मेंसेज, मेंस्ट्रुएशन, कैटामेनिया, अलग अलग नाम से जानते हैं। सेकंड फेज जो आपको देखने को मिलती है उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। किस नाम से जानते हैं भाई, उसको अपन प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। तो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गई। थर्ड फेज जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज जो इसके अंदर देखने को मिलती है वो ओव्यूलेटरी फेज होती है। और फोर्थ फेज की अगर अपन बात करें, फोर्थ फेज जो इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ वन इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो ब्लीडिंग फेज अपन डिस्कस करते हैं, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी ये अपन पढ़ते हैं। ब्लीडिंग फेज की अगर अपन बात करें, अगर टोटल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट डे आप लोगों को देखने को मिलता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, फर्स्ट डे जो ब्लीडिंग का आपको देखने को मिलता है, जहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको अपन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज कंसिडर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अगर अपन कंसिडर करें 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज ये जो आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट जो ओव्यूलेटरी डे जो अपन कंसिडर करते हैं, आइडियली 28 डे साइकिल में वो 14th डे पर अपन कंसिडर करते हैं। तो 5th डे के बाद तो 6th डे होता है, 6th डे से 13th डे तक जो अपन कंसिडर करते हैं वो कौन सा फेज कंसिडर करते हैं, दैट इज प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज अपन कंसिडर करते हैं। बाकी अगर अपन बात करें 14th डे की अगर बात करें, यहाँ पर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसकी अगर अपन बात करें, ये ओव्यूलेटरी फेज है। ये कौन सी फेज है, ये ओव्यूलेटरी फेज है। और जो 15th से 28 डेज तक जो अपन कंसिडर करते हैं उसको अपन पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज अपन बोलते हैं। तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो गई। ठीक है, ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डेज। प्री ओव्यूलेटरी की बात करें 6th डे से 13th डे तक, 6th डे से 13th डे तक। ओव्यूलेटरी फेज की बात करें 14th डे पर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की अगर अपन बात करें तो ये आप लोगों को 15 से 28 डे, 15th to 28th डे जो आपको देखने को मिलता है
वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है। ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे जो कांस्टेंट फेज है, सबसे कांस्टेंट फेज जो होती है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ही होती है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज होता है। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? 14 डेज होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसीलिए जो सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड निकालेंगे वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के आधार पर अपन निकालेंगे। तो जो भी पीरियड्स की या जो भी मेंस्ट्रुएशन की जो फर्स्ट डे अपन कंसिडर करते हैं उससे 14 डेज पहले अपन कंसिडर करते हैं कि ओव्यूलेशन उस दिन हुआ था। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ब्लीडिंग फेज की अगर अपन बात करें, यहाँ पर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। और ब्लीडिंग कहां से आप लोगों को देखने को मिलती है? ब्लीडिंग की अगर अपन बात करें तो ब्लीडिंग का ओरिजिन जो होता है वो जो फंक्शनल लेयर होती है, फंक्शनल लेयर वो होता है। और फंक्शनल लेयर की भी अपन बात करें एंडोमेट्रियम। देखना भाई, यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस के अंदर 3 लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है उसकी बात करें, उसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे थिकेस्ट जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है वो मिडल लेयर होती है, उसको अपन मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ जो देखने को मिलती है वो होती है एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर की तरफ जो देखने को मिलती है वो होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये पेरीमेट्रियम जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये एंटीरियर साइड के अंदर क्या बनाती है? फोल्ड बनाती है। एक तो एंटीरियर साइड के अंदर फोल्ड बनाती है, एक पोस्टीरियर साइड के अंदर फोल्ड बनाती है। और पोस्टीरियर साइड के अंदर जो फोल्ड बनाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं पाउच ऑफ डगलस। किस नाम से जानते हैं? पाउच ऑफ डगलस के नाम से जानते हैं। और एंटीरियर साइड के अंदर फोल्ड बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में बनता है, उसको अपन वेसिको यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं। वेसिको यूट्राइन पाउच के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। मायोमेट्रियम जो हो गई वो थिकेस्ट लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, थिकेस्ट लेयर होती है। और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। बाकी एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो एक तो होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम बेसिलिस। एक जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये अपन कंसिडर करते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये स्ट्रेटम बेसिलिस जो होती है परमानेंट लेयर होती है और स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है टेम्पररी लेयर होती है। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो सेड ऑफ होती है वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर ही होती है। बाकी स्ट्रेटम बेसिलिस जो है वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस का निर्माण करती है। रीजनरेशन का कार्यक्रम आप लोगों को इधर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर ये 1 to 5 डेज जो चल रही है इसमें क्या चीज देखने को मिलेगी? जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है, क्या चीज? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो या फिर फंक्शनल लेयर बोल दो, ये क्या होती है भाई? शेड ऑफ होती है। ये क्या होती है? शेड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलती है। शेड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और कितनी ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है? अगर एबनॉर्मेलिटी की अगर अपन बात करें तो 20 to 80 ml अपन कंसिडर करते हैं। नॉर्मल जो ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है मेंस्ट्रुएशन के अंदर वो कितनी देखने को मिलती है? 20 to 80 ml, मतलब 20 ml से कम देखने को मिल रही है तो भी एबनॉर्मल कंडीशन अपन कंसिडर करेंगे। 80 ml से ज्यादा देखने को मिल रही है तो उसको अपन एक्सेसिव ब्लीडिंग के अंदर कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? कुछ पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, पर डे लॉस अगर अपन डिस्कस करें, पर डे लॉस ऑफ ब्लड कितना आपको देखने को मिलता है? पर डे लॉस ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो पर डे लॉस ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलता है दैट इज 14 ml। कितना आपको देखने को मिलता है? 14 ml आपको देखने को मिलता है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अगर अपन बात करें या फिर एक सैनिटरी नैपकिन की अगर अपन बात करें तो सैनिटरी नैपकिन कितना मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है? वो कर लेता है 7 ml। कितना? 7 ml को क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, 7 ml को एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर अगर अपन बोले 5 to 10 ml अपन कंसिडर करते हैं। प्रतिदिन 14 ml ब्लड लॉस हो रहा है, 7 ml के समथिंग लॉस हो रहा है। तो पर डे कितने सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे? पर डे कितने सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे? सैनिटरी नैपकिन यूज, तो पर डे कितने सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे? इनकी अगर अपन बात करें कितने करेंगे भाई? पर डे अपन करेंगे 2 ml। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 2 ml करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपन लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर टोटल सैनिटरी नैपकिन की अगर बात करें पूरे मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो यूज होते हैं उनकी अगर अपन बात करें दैट इज अराउंड 10 to 15 क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इधर ध्यान रखेंगे। बाकी प्री ओव्यूलेटरी फेज की अपन बात कर सकते हैं। ये देखो ब्लीडिंग फेज के अंदर स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर है वो क्या हो रही है? शेड ऑफ हो रही है। बाकी इस फेज की अगर अपन बात करें, इस फेज के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिल रही है? इसके अंदर जो प्रीमोडियल फॉलिकल है उसकी अगर बात करें, प्रीमोडियल है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो प्राइमरी में कन्वर्ट होता है
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्राइमरी किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज की अगर अपन बात करें, प्री ओव्यूलेटरी फेज, तो प्री ओव्यूलेटरी फेज, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंदर क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो सेकेंडरी फोलिकल होता है। क्या चीज, सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल जो आपको देखने को मिलता है, वहां से क्या चीज निकलती है, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं भाई, एस्ट्रोजन बोलते हैं। और ये एस्ट्रोजन यूट्रस में प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो एंडोमेट्रियम टूटी है ना, उसके प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये एस्ट्रोजन निकलता है, और एस्ट्रोजन सेकेंडरी फोलिकल की कौन सी सेल से निकलता है, ग्रेन्युलोसा सेल से निकलता है। कौन सी सेल से निकलता है एस्ट्रोजन, ग्रेन्युलोसा सेल से निकलता है। तो ग्रेन्युलो जो एस्ट्रोजन है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है, तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लीडिंग फेज के अंदर जब ये फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो रही है, फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो गई है, तो इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर अपन सभी बालक ध्यान रखेंगे कि इसकी जो थिकनेस आपको देखने को मिलती है एंडोमेट्रियम की, ब्लीडिंग फेज की बात करें तो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस आप लोगों को देखने को मिलती है, वो कितनी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है दैट इज अराउंड 2 to 5 mm। कितनी, 2 से 5, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेटम बेसिलिस प्रेजेंट है, फंक्शनल लेयर क्या हो गई है, शेड ऑफ हो गई है। और प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्योंकि एस्ट्रोजन के कारण प्रोलिफरेशन चल रहा है, तो बेसल लेयर जो है वो फंक्शनल लेयर को वापस बना रही है। तो इसके अंदर जो इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो देखने को मिलेगी, वो कितनी देखने को मिलेगी, वो थिकनेस बढ़ जाएगी। और कितनी देखने को मिलेगी, दैट इज अराउंड 4 to 10 mm। कितनी देखने को मिलेगी इसके अंदर, 4 से 10 mm आपको देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, हार्मोन्स की अगर अपन बात करें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। कौन रेगुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल, गोनेडोट्रोफ सेल्स, कौन सी सेल, गोनेडोट्रोफ सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और गोनेडोट्रोफ सेल से दो चीज निकलती है, एक तो एफएसएच और एक निकलता है एलएच। एक तो एफएसएच, एलएच। और एफएसएच किसके ऊपर टारगेट करता है भाई, प्राइमरी फोलिकल पे टारगेट करता है। किस पे टारगेट करता है, प्राइमरी फोलिकल पे टारगेट करता है। प्राइमरी फोलिकल पे ये टारगेट करेगा, और प्राइमरी फोलिकल पे अगर टारगेट ये करता है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा वो डेवलप होते हैं सेकेंडरी फोलिकल, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल तो सबसे डोमिनेंट अपन कंसीडर करते हैं। तो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल की अपन बात कर सकते हैं। मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जो है वो कहां पर, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जो है ये 14th डे के ऊपर वो रप्चर होता है। और 14th डे की अगर बात करें तो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल, किसकी बात कर रहा हूं, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल की मैं बात कर रहा हूं। मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जो होता है वही क्या होता है भाई, रप्चर होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल रप्चर होता है। और मैच्योर ग्राफियन फोलिकल की अगर अपन बात करें डायमीटर, तो लगभग ये 20 mm से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। इससे ज्यादा 20 mm से भी ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ से मैच्योर ओवम निकलता है। क्या निकलता है, मैच्योर ओवम निकलता है जो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। उसके अगर डायमीटर की अपन बात करें, उसकी जो साइज देखने को मिलती है दैट इज 130 माइक्रोन्स। 130 माइक्रोन्स आप लोगों को उसकी साइज देखने को मिलती है जो मैच्योर ओवम होता है। लेकिन जो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है उसकी साइज जो है वो 20 mm से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंदर प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल के अंदर, फिर अगर अपन बात करें तो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये जो एस्ट्रोजन निकल रहा है प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पॉइंट की अगर बात करें तो ये एस्ट्रोजन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या करेगा, ये अचानक से एलएच सर्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब एलएच हार्मोन की कंसंट्रेशन को अचानक से बढ़ाने के काम कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। और ये एलएच सर्ज के कारण ही मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जो है वो क्या हो जाता है, रप्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। और रप्चर के कारण जो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और ये चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी को अपन ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। और कई बार जो ओव्यूलेटरी फेज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है। वो ब्लड लॉस जो है वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है, उसी के कारण पेन फील होता है। तो जो पेन फील आपको इधर देखने को मिलता है उसको अपन मिशेल स्कमर्ज साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, अपन जानते हैं मिशेल स्कैमर्ज, मिशेल स्कैमर्ज साइन के नाम से जानते हैं, मिशेल स्कैमर्ज साइन। और मिशेल स्कैमर्ज साइन की बात करें, इसको मिड ओव्यूलेटरी पेन भी बोलते हैं। ओव्यूलेशन के कारण ये पेन आप लोगों को देखने को मिलता है। मिड ऑफ द साइकिल के अंदर कुछ महिलाएं कंप्लेन करती हैं, दैट इज नोन एज मिशेल स्कैमर्ज साइन। ओव्यूलेशन के कारण देखने को मिलता है। एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज के ऊपर आ गए, ओव्यूलेशन की अपन ने बात यहाँ पर कर दी। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की अगर बात करें तो ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल जो रप्चर हुआ है, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल रप्चर हुआ है, इसके अंदर अगर ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसको अपन कॉर्पस हेमरेजिकम के नाम से जानते हैं। तो वो पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और कॉर्पस हेमरेजिकम जो है उसको रेड बॉडी के नाम से जानते हैं।
कॉर्पस हेमरेजिकम जो है उसको किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस हेमरेजिकम को अपन रेड बॉडी के नाम से जानते हैं भाई, रेड बॉडी। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज रेड बॉडी। बाकी पॉइंट की अगर बात करें तो डीजनरेटेड फॉलिकल जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, येलो बॉडी जो कि राइप का सिंथेसिस करता है, रिलैक्सिन, इनिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। लेकिन पोस्ट ओव्युलेटरी फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से जो ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलता है उसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में निकलता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। प्रोजेस्टेरोन पोस्ट ओव्युलेटरी फेज के अंदर निकलता है, इसमें पोस्ट के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलता है, प्री ओव्युलेटरी में भी निकलता है लेकिन कम अमाउंट में निकलता है, ये पोस्ट ओव्युलेटरी में ज्यादा निकलता है। और कहां से निकल रहा है भाई? कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए काम आता है, और एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंडोमेट्रियल वेस्कुलराइजेशन, एंडोमेट्रियल वेस्कुलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी यहाँ पर सिक्रीटरी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? सिक्रीटरी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। सिक्रीशंस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन की इन्फ्लुएंस के अंदर, प्रोजेस्टेरोन की इन्फ्लुएंस के अंदर जो अर्ली फेज आप लोगों को देखने को मिलती है, अर्ली सिक्रीटरी फेज, अर्ली सिक्रीटरी फेज जो आपको देखने को मिलती है, अर्ली सिक्रीटरी फेज, उसके अंदर तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है उसका अपीयरेंस आपको कैसा देखने को मिलता है? उनका अपीयरेंस आपको कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। तो कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस कब देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलता है प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में अर्ली सिक्रीटरी फेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का देखने को मिल रहा है। बाकी ये सिक्रीटरी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है। तो इसकी अगर अपन बात करें, प्रोजेस्टेरोन किसके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन मिल्क के सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर अपन ग्लाइकोजन की बात कर सकते हैं। किसकी अपन बात कर सकते हैं? ग्लाइकोजन की अपन बात कर सकते हैं, ग्लाइकोजन। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर नॉन प्रेगनेंसी की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो नॉन प्रेगनेंसी के अंदर तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में बाद में डिजनरेट कर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा, वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको व्हाइट बॉडी के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और अचानक से हार्मोन्स का लेवल कम होता है, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर कम होते हैं उस स्पेसिफिक कंडीशन में, वो यूट्रस के अंदर हाइपोक्सिया, इस यूट्रस की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है इसके अंदर हाइपोक्सिया करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वो रिलीज होते हैं, और वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे करवा देते हैं। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वहां पर जो सेल्स है वो नेक्रोटिक हो जाती है, और वहां पर नेक्स्ट मंथ की मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलती है, नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, बाकी अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, फर्टिलाइज ओवम की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ये आप लोगों को कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये डिजनरेट नहीं होता, क्योंकि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है जिसको अपन HCG के नाम से जानते हैं। और वो HCG जो होता है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देता। कितने मंथ तक? 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने के अंदर प्लेसेंटा अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, खुद के हार्मोन्स खुद बनाने लग जाएगा। तो इतने ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहता है? प्रेगनेंसी के अंदर एक्टिव रहता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर ध्यान रखना, जैसे ओवरी की अगर अपन बात करें, किसकी अपन बात करें, थोड़ा सा मैं पॉइंट और कंसिडर कर देता हूं। ओवरी की अगर अपन बात करें, ओवरी की और यूट्रस की, तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। जैसे ओवरी की अगर अपन बात करें तो ओवरी के अंदर एक तो ब्लीडिंग फेज, कौन सी फेज? ब्लीडिंग फेज। और अगर अपन बात करें प्री ओव्युलेटरी फेज, इसके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है, तो इस फेज को अपन फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉलिकुलर फेज के नाम से अपन जानते हैं। और अगर अपन डिस्कस करें, जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा था प्री यूट्रस की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस के अंदर तो प्री ओव्युलेटरी फेज जो थी, प्री ओव्युलेटरी फेज में क्योंकि एस्ट्रोजन वहां से बन रहा था ओवरी से, तो वहां पर प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा था। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। बाकी अगर अपन बात करें पोस्ट ओव्युलेटरी की बात करें, किसकी बात करें? पोस्ट ओव्युलेटरी फेज की अगर अपन बात करें तो ओवरी के अंदर क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है?
ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको अपन ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं अगर ओवरी की अगर बात करें। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसमें और क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं कि लास्ट के अंदर जो पोस्ट ओव्यूलेटरी की अपन बात करें, पोस्ट ओव्यूलेटरी की, तो इसके अंदर एक पॉइंट और ध्यान रखना, पोस्ट ओव्यूलेटरी में यूट्रस की अगर बात करें तो यूट्रस के अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, इसीलिए यूट्रस की अगर अपन बात करें इसको सिक्रीटरी फेज की नाम से अपन जानते हैं। तो यूट्रस के अंदर सिक्रीटरी फेज अपन बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर किसकी बात कर रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहा हूँ, बोले तो मेंसेज की बात कर रहा हूँ। मेंसेज के टाइम पर जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वो 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर से 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। और ओव्यूलेशन की अगर अपन बात करें, ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद आप लोगों को टेम्परेचर देखने को मिलेगा 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेचर से रिलेटेड चेंजेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक बात है क्या? तो ये बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पूरा डिटेल के अंदर आप लोगों को डिस्कस कर रखा है, अलग से एक पूरा टॉपिक डिस्कस कर रखा है 1 घंटे के अंदर, वो आप लोग देख सकते हो। ये कोर्क स्क्रू अपीयरेंस आप लोग ध्यान रखना, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो आपको देखने को मिल रही है और वहां पर ग्लाइकोजन वगैरह सिक्रीट हो रहा है, तो ये ऐसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या? ओके, आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।